हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वजीत रंजन तुम सबों का वीसु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम लोग एक नए सब्जेक्ट का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स वॉल्यूम 2। ये जो सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है जिनका ब्रांच सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है और कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं जैसे सेरामिक है, केमिकल है, प्रिंटिंग है ना, एग्रीकल्चर है वगैरह वगैरह, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आज के वीडियो सेशन में हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। आज के वीडियो सेशन में हम लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं करेंगे, बस आज होगा सिलेबस का इंट्रोडक्शन। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस सब्जेक्ट में आपको किन किन टॉपिक को कवर करना है, आपका कोर्स कंटेंट क्या है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले जब आप डिप्लोमा की पढ़ाई को प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला बात कि पढ़ना कहां है। तो पढ़ने के लिए देखिए बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, हम अपना बड़ाई नहीं करेंगे। सब जगह टीचर बेहतरीन होते हैं, सभी लोग अपना बेस्ट पढ़ाते हैं। आप पहले तो सब जगह डेमो कीजिए। डेमो के बाद यह पता चलेगा आपको कि आपका जो टीचर के साथ कनेक्टिविटी है वो किस संस्थान में बेटर हो रहा है। ये डेमो के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन 5-10 क्लासेस में आप टीचर का आकलन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको डेमो के बाद ये पता चला नहीं यहां पर पढ़ाई मेरे समझ का है, तो आप अब अपने सीनियर से कॉलेज में जाइएगा तो आपको सीनियर मिलेंगे। आप सीनियर से जरूर राय लीजिएगा कि कहां पर पढ़ाई बेहतर होता है, क्योंकि आप जो है पैसा देके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। हो सकता है कि 5 क्लास 10 क्लास आपको बेहतर लगे कहीं पर, लेकिन आगे की क्लास आपको बहुत बेहतर नहीं लगे। इसलिए आप अपने सीनियर से जरूर राय ले लीजिएगा एडमिशन लेने से पहले कि कहां पर पढ़ना ज्यादा उचित है। अगर पॉलिटेक्निक एकेडमी का फीडबैक अच्छा होगा तो आपको सीनियर जरूर बताएंगे मेरे बारे में, या यहाँ के जो भी टीचर है जैसे रोशन सर है, विकास सर है, रणधीर सर है, श्याम सर है ना, विश्वजीत सर है, जैसे आप जरूर हम लोगों का फीडबैक अपने सीनियर से जरूर लीजिएगा। और अगर पॉजिटिव मिलता है, यहाँ का डेमो लेक्चर्स अच्छा लगता है, तो कोर्स को जरूर बाय कीजिए और पढ़ाई को प्रारंभ कीजिए। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हर सब्जेक्ट का सेपरेट कॉपी बनाइएगा और पहला पेज जो होगा कॉपी का उस पर आपको लिखना है कोर्स कंटेंट यानी कि सिलेबस। उससे क्या होता है, जैसे जैसे टॉपिक्स आपके कवर होने लगेंगे आप उन टॉपिक को अंडरलाइन कीजिएगा, टिक आउट कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि इतने समय बीतने के बाद आपने कितना पढ़ाई किया और इतने समय में आपको कितना पढ़ना है। इस आकलन से क्या होता है कि सही समय पर सही तरीके से आप सिलेबस को समाप्त कर लेते हैं। क्योंकि पढ़ना है, जानकारी लेना है, लेकिन सही समय पर सही तरीके से सिलेबस अगर आपका खत्म होगा, कंप्लीट होगा, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तीसरी बात, पढ़ाई का पर्पस क्या होना चाहिए। देखिए, अगर आपको पास होने के लिए पढ़ना है तब तो भाई खुद से मेहनत कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, पास हो जाइएगा। लेकिन आपको अगर जेई के लिए पढ़ना है, अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर या पीएसयूज में जेई के पद पर नियुक्त होना है, तब आपको कोचिंग का सहायता लेना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं तो जो आप पेमेंट करते हैं वो कितना करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 2000, सेकेंड सेमेस्टर में 2000, लेकिन जैसे ही आप ब्रांच पेपर में जाइएगा फीस 3000 के आसपास हो जाता है। थर्ड 3000, फोर्थ 3000, फिफ्थ 3000, सिक्स 3000, मतलब कितना हो गया 12000, इधर 2 4 14,000 रुपया। 14,000 रुपये में आप 6 सेमेस्टर की पढ़ाई कीजिएगा। और इस पढ़ाई को आप अगर ध्यान पूर्वक करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो पास आउट होने के बाद थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा ना, तो आप अच्छे जगह पर जेई के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। और आपका प्रथम सैलरी जो होगा 30 से 40,000 के बीच का होगा। मतलब आप अपने सैलरी का आधा भाग अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और याद रखिएगा, एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड आपको जीवन भर मिलता है, जिसका सूद आप जीवन भर खाइएगा अगर आप शिक्षा में इन्वेस्ट करते हैं तो। इसलिए पढ़ाई में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटिएगा।
पैसा दीजिए, पढ़ाई कीजिए, है ना। घर बिक जाए, खेत बिक जाए, जमीन बिक जाए, जायदाद बिक जाए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो ऐसा कितना जमीन कितना जायदाद आप कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो जो बना बनाया जमीन जायदाद है उसको भी आप बेच दीजिएगा। इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है। चलिए, ये कुछ बात था जो हम आपके साथ डिस्कस किए, अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कीजिए। और हमेशा याद रखिएगा, पढ़ने से पहले आपको टीचर के साथ कनेक्टिविटी करना, टीचर के साथ कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं उनके साथ आपका कनेक्शन है कि नहीं, उनका बात आपके दिमाग और दिल में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिल में ना उतरे लेकिन दिमाग में उतरना चाहिए, क्योंकि दिल तो पागल है, सब लोग जानता है ना। दिमाग में चीज उतरना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। उसके लिए टीचर के साथ कनेक्टिविटी होना चाहिए, है ना। जैसे मतलब टीचर पर फुल बिलीव करना चाहिए, फुल बिलीव करना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण के जो थे, अर्जुन के लिए कैसे थे, एक गुरु थे। मतलब श्री कृष्ण अर्जुन को जो कहते थे वो उनके बात को मानता था, और उसके बाद क्या हुआ, परिणाम सबके पास है। परिणाम सबके पास है कि महाभारत में अर्जुन के पास कुछ नहीं था, एक अच्छा सा गुरु था, जिससे क्या हुआ कि कुछ नहीं होते हुए भी वो इतने बड़े युद्ध को इतने आसान तरीके से जीत गया। तो ये महत्वपूर्ण है, इसके लिए टीचर के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक गीता का उपदेश भी हम दे देते हैं। उसमें एक बार जब अर्जुन के सामने दुविधा आया था कि क्या करे क्या नहीं करे, तो श्री कृष्ण उनको कहे थे, तुम करते हो वही जो तुम चाहते हो, लेकिन होता है वही जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम करो वही जो हम कहते हैं, तो देखो होगा वही जो तुम चाहते हो। ये कुछ बातें हैं जो आपके साथ हम शेयर किए, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो पहले रिलेशन, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट है, टीचर के साथ फैमिलियर होना इंपॉर्टेंट है, दिल से जुड़ना इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो हम लोग को 6 सेमेस्टर करना, और हम लोग को पता है जब एक बार हम लोग के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा तो चीज़ों को काफ़ी बेहतर ढंग से हम लोग समझ सकेंगे। क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं होगा, जब तक तार नहीं जुड़ेगा, तब तक पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सिलेबस के ऊपर में। देखो, केवल टॉपिक का नाम हम बताएंगे, इसको नोट डाउन करना है कॉपी में। इसके ऊपर में डिस्कशन हम नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा खींच जाएगा। जब टॉपिक्स पर आएंगे तो वहाँ डिटेल डिस्कशन होगा। पहला जो यूनिट है हमारा, पार्ट ए जो है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, है ना। आपका जो यूनिट 1 है वो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए वेव के बारे में है, पार्ट बी जो है एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, और पार्ट सी जो है वो एकॉस्टिक के बारे में, जिसमें बिल्डिंग्स के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। बिल्डिंग में साउंड का क्या रोल होता है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, पार्ट ए में हम लोग पढ़ते हैं वेव मोशन के बारे में, ट्रांसवर्स वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, सबके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। कॉपी में नोट डाउन करते जाना है ना। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा इसको टिक आउट करते जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी में क्या क्या रिलेशन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साउंड एंड लाइट वेव्स और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। जैसे हम लोग पढ़े होंगे, लाइट भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बहुत लोग पढ़ा होगा लाइट एनर्जी भी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन हम लोग जानेंगे कि यहां पर मैक्सवेल के कथन के हिसाब से लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा गया है ना। तो हम लोग वेव के एस्पेक्ट से लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साउंड एंड लाइट वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज। उसके बाद वेव इक्वेशन के बारे में जानेंगे, y बराबर r sin ओमेगा t, है ना। फिर एम्पलीट्यूड क्या होता है, फेज क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जहां पर 2 या 2 से अधिक वेव को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, कैसा वेव डेवलप करता है, रिजल्टेंट वेव का कंसेप्ट जानेंगे, है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव जानेंगे, कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। बीट कैसे उत्पन्न होता है, बीट फॉर्मेशन कैसे होता है, बीट क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा। पार्ट बी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको पढ़ने से पहले आपको हम ऑसिलेशन के बारे में पढ़ाएंगे, पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ाएंगे। तब आप जाके समझिएगा कि ऑसिलेटरी मोशन में
जो सबसे सिंपल ऑसिलेटरी मोशन होता है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा वगैरह के बारे में जानेंगे। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जानेंगे, एनर्जी ट्रांसफर घटना के बारे में जानेंगे, है ना। स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर, एक कैंटिलीवर एक तरीके का बीम होता है, उस पर जब लोड लगाते हैं और जैसे लोड को रिलीज करते हैं, है ना, वो बीम ऐसे वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो वही हम लोग देखेंगे, स्टडी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कैंटिलीवर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। वाइब्रेशन हो रहा तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, क्या होगा टाइम पीरियड का इक्वेशन, वो सब हम लोग देखेंगे। फ्री फोर्स रेजोनेंट वाइब्रेशन के बारे में भी जानेंगे। अब देखो पार्ट ए पार्ट बी है, लेकिन पार्ट ए पढ़ने से पहले हम पार्ट बी पढ़ाएंगे। पार्ट बी जब पढ़ोगे तब पार्ट ए पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन से ही आप ये y बराबर r sin ओमेगा t के कंसेप्ट को समझ पाइएगा, ठीक है। एक फेजर डायग्राम होगा जहां पर इस चीज को हम बताएंगे। उसके बाद पार्ट सी हमारा एकॉस्टिक है, जिसमें रिवर्बरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे कि आवाज हमारा बिल्डिंग में कैसे गूंजता है तो उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे, है ना। आवाज गूंजना भी बहुत अच्छा बात नहीं है। रिवर्बरेशन टाइम, गूंजने का वक्त, इको, नॉइज, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, है ना, इन सब चीज के बारे में आप लोग समझिएगा। मेथड टू कंट्रोल रिवर्बरेशन टाइम, रिवर्बरेशन टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या जब हम बिल्डिंग में बैठे हैं तो आवाज ज्यादा गूंजे नहीं, हमको कंफर्टेबल फील हो। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव एंड इट्स प्रॉपर्टी, अल्ट्रासोनिक वेव और उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, उसका क्या एप्लीकेशन है हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में, इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं, इसके बाद हम लोग आएंगे अपने यूनिट नंबर 2 पर, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में देखेंगे कि ऑप्टिक्स चैप्टर में आपको किन किन टॉपिक को कवर करना है। इनके बारे में हम आपको अभी बिल्कुल नहीं बताएंगे, नहीं तो लेक्चर काफी। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 2, वो है हमारा ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट ए में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑप्टिकल लॉज के बारे में, ठीक है। ऑप्टिक्स में कौन कौन से बेसिक लॉज हम लोग यूज करेंगे उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और साथ में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये जो 2 घटनाएं हमारे ऑप्टिक्स में होती हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा इसमें कंटेंट है, कंटेंट नंबर 2 में हम लोग इमेजेस के बारे में जानेंगे, है ना, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज वगैरह के बारे में जानेंगे। इमेज फॉर्मेशन मिरर से कैसे होता है, लेंस से कैसे होता है और थिन लेंस से कैसे होता है, इनके बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर इमेज कैसा कैसा बनता है, कब रियल इमेज बनेगा, कब वर्चुअल इमेज बनेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन एंड डिफेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि एक घटना है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट जानेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारा क्या एप्लीकेशन है, जनरली ऑप्टिकल फाइबर्स में इसको यूज किया जाता है, उनके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके बाद जो पार्ट बी है हमारा वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे, उसके नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन पर मैग्नीफाइंग पावर उसका हम लोग निकालेंगे और रिजॉल्विंग पावर हम लोग निकालेंगे। इसके बाद माइक्रोस्कोप का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टेलीस्कोप का कहाँ यूज करते हैं, और ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम जो है हम लोग का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन ऑप्टिक्स में करेंगे। ये हमारा यूनिट नंबर 2 था। अब यूनिट नंबर 3 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, फिर हम लोग यूनिट नंबर 3 के चलिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 3, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इसमें हम लोग 3 सब यूनिट्स के बारे में जानेंगे, और इन सब यूनिट्स का जो कंटेंट है, पहला जो सब यूनिट है हमारा, इसमें हम लोग को पढ़ना है कूलम लॉ के बारे में। कूलम लॉ जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज का क्या कंसेप्ट है और चार्ज का यूनिट क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट नंबर 1 है। यूनिट नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ आपको हम बताएंगे जिसका नाम है गॉस लॉ, और गॉस लॉ के मदद से, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं 3 चीजों पर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर के ऊपर में, प्लेन चार्ज सीट के ऊपर में, और एक चार्ज स्फीयर के ऊपर में, ठीक है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसमें हम लोग कैपेसिटर और उसके वर्किंग के बारे में समझेंगे। कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, कैसे काम करता है इसके बारे में जानेंगे।
कैपेसिटर कितने तरीके का होता है, कैपेसिटर की जो क्षमता जिसको कैपेसिटेंस कहते हैं वो क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग निकालेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना कैपेसिटेंस है इसको हम लोग निकालेंगे, पढ़ेंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में और पैरेलल में हम लोग कंबाइन करके उसकी जो क्षमता होगी, कैपेसिटेंस होगी, उसको हम लोग निकालेंगे। इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है ना, डाइलेक्ट्रिक की कैपेसिटर में, उसको हम लोग देखेंगे। और डाइलेक्ट्रिक कैसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसके बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा। ये हमारा यूनिट नंबर 3 था। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में आए। यूनिट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका चार्ज होता है वो स्टैटिक्स मतलब स्थिर अवस्था में होता है, लेकिन यहां पर जो आपका चार्ज होता है वो फ्लो करता है ना। जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट डेवलप करता है। इन सब चीजों के बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कैसे डेवलप करता है ना। इस सब के बारे में आपको बताएंगे, उसका यूनिट क्या होता है करंट का, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पर आपको बताया जाएगा। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के कंसेप्ट को भी आपको बताया जाएगा। रेजिस्टेंस और उसके यूनिट को भी बताया जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, इन सब चीजों को यहां पर बताया जाएगा। बहुत सारे रेजिस्टेंस को जब आप सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब को यहां पर निकालना सिखाया जाएगा। और रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है या किन किन फैक्टर से प्रभावित होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट नंबर 2 है, इसमें बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है ओम्स लॉ। और उसका क्या वेरिफिकेशन है, कैसे उसको वेरीफाई करते हैं यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद किरचॉफ लॉ के बारे में बताया जाएगा, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को सिखाया जाएगा और उसका एप्लीकेशन क्या है हमारे नेटवर्क सर्किट में, इसको भी यहां पर बताया जाएगा। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, है ना। हमारे नेटवर्क जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होंगे, इलेक्ट्रिकल ब्रांच जिनका भी होगा, या आपके सेम में तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जिनका होगा, आपका एक पेपर आएगा नेटवर्क के लिए। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये काफी महत्वपूर्ण है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए, बेस है आपके नेटवर्क का, ठीक है। तो इसको बहुत ही बढ़िया ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में यानी कि ईएमएफ के बारे में जानेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, करंट जब फ्लो करता है तो हीट एनर्जी को डेवलप करता है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या एडवांटेज है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के ऊपर में, इन सब चीजों के बारे में इस यूनिट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स। तो बोर्ड पर जो भी चीज लिखा हुआ है वीडियो को पॉज कीजिए और सारे कंटेंट को पहले नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगला यूनिट के बारे में जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, जैसे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। इसके बाद जब मैग्नेटिक मटेरियल्स और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड का क्या यूनिट है उसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फ्लक्स और उसकी इंटेंसिटी के बारे में। जब इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे तो आप लोग को अंत में बताया जाएगा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बिना इस कंसेप्ट के आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को नहीं समझ सकते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है मेजरमेंट, उनका कोर पेपर है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, याद रखिएगा। तो उस पेपर का बेसिक यही है ना। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है उस मेजरमेंट पेपर का बेसिक है, हमेशा याद रखिएगा इसको सब्जेक्ट को। करंट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का बेसिक है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेजरमेंट पेपर का बेसिक है, याद रखिएगा। तो दोनों को बड़ा ही आपको फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पढ़ना, उसके बाद फैराडे लॉ, जो 12th करके आए हैं वो जानते होंगे कि फैराडे लॉ कितना इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना लॉरेंज फोर्स, है ना। अगर कोई भी चार्ज है जो मूविंग, जो कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है जिसको हम लोग लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। यही लिखा हुआ है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद आपको पढ़ना फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर।
कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स उस पर एक्सपीरियंस होता है। फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, को रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर भी एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इन सब के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना, और इसका एप्लीकेशन आपको मेजरमेंट के पेपर में मिलेगा जो आपको आगे पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, है ना। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर एंड वोल्टमीटर, कैसे गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानेंगे। इसके बाद है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में एनर्जी बैंड इन सॉलिड, है ना। सॉलिड्स में डिफरेंट एनर्जी बैंड आप लोग पढ़िएगा, और उस एनर्जी बैंड के आधार पर सॉलिड मटेरियल को, है ना, इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट से 3 भाग में बांटा जाता है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे तो। उसके बाद पढ़ना इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, टाइप ऑफ जंक्शन डायोड, डायोड एज रेक्टिफायर, डायोड रेक्टिफायर के तरह कैसे यूज होता है, कैसे डायोड को एज ए रेक्टिफायर हम लोग यूज कर सकते हैं, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे, ट्रांजिस्टर, है ना, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोग पढ़िएगा, और साथ में सोलर सेल के बारे में पढ़िएगा। ये आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग को बेसिकली लेजर पर फोकस करना है ना। लेजर, एनर्जी लेवल इन लेजर, आयोनाइजेशन, है ना, एक्साइटेशन पोटेंशियल, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना, पॉपुलेशन इन्वर्जन, पंपिंग मेथड, ऑप्टिकल फीडबैक सिस्टम। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद टाइप ऑफ लेजर, जैसे हीनियम नियन लेजर हो गया, रूबी लेजर हो गया, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और फाइबर ऑप्टिक्स है ना, यहाँ पर आप लोग को एक्सेप्टेंस एंगल वगैरह का कंसेप्ट जानिएगा। इसका नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी है, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है, मतलब सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ा। अत्याचार है अत्याचार कर दिया है डिप्लोमा वालों पर। मतलब ये सिलेबस जो है ना, जानते हो, ये 12th का पूरा सिलेबस, इसको पढ़ने के लिए 1 साल लगता है। और इसमें 12th में भी कसर नहीं छोड़ा है, साथ में एक चैप्टर 11th का भी जोड़ दिया, वेब वाला जो यूनिट नंबर 1 है। मतलब 11 का एक पोर्शन और 12 का पूरा पोर्शन, जिसको पढ़ने में 1 साल लगता है। पता नहीं ये जो नया सिलेबस आया है कौन लिख के बैठ के बनाया है। ठीक है, खैर समय तो 1 साल नहीं, हमारे पास 3-4 महीने का वक्त ही है। तो 3-4 महीने के वक्त में हमको ये खत्म करना है। अब तुम अपने सीनियर के पास जाना है, सीनियर के पास जरूर जाना है, वहां पर जरूर मेरे बारे में पूछना है। वो तुमको बता देगा कि दुनिया में अब अपना बड़ा ही हम क्या करें, लेकिन तुमको जरूर बोलेगा कि कहीं सिलेबस खत्म हो चाहे नहीं हो, विश्वजीत सर जरूर खत्म करेंगे। क्योंकि आज तक लगभग 13-14 साल से हम पढ़ा रहे हैं, अभी तक मेरे किसी भी पेपर में सिलेबस छूटता नहीं है। इसलिए हम सिलेबस को कॉपी के पहले पन्ने पर लिखवाते हैं और बोलते हैं बच्चा को कि जब मेरा कोर्स चलेगा तो तुम्हारा पेन तुम्हारे सिलेबस पर चलना चाहिए, और सिलेबस का एक लाइन टिक होना चाहिए। एक भी टॉपिक, एक भी अक्षर तुम्हारे सिलेबस का नहीं छूट सकता है। ठीक है, चाहे हमको दिन भर वीडियो का ही नहीं बनाना पड़े, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि सच्चाई से हम पढ़ाते हैं, ईमानदारी से हम पढ़ाते हैं, और जहाँ सच्चाई और ईमानदारी होती है वहाँ पर सफलता जरूर मिलती है। चलिए दूसरी बात, तुम लोग 10th करके आए हो, सिलेबस यहाँ का है, यहाँ से यहाँ जाना है। शुरू में घबराहट होगा, घबराना नहीं, डरना भी नहीं। डरा नहीं रहे, तुमको सतर्क कर रहे हैं, है ना, सतर्क कर रहे हैं कि बाबू पढ़ लेना, नहीं तो पेपर बैक हो जाएगा। बैक नहीं करना हम लोग को अच्छे अंक से पास करना है। ठीक है, तो डरा नहीं रहे, सतर्क कर रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जाना है। हो सकता है शुरू में चीज़ नहीं समझ में आए, घबराना नहीं, वक्त देना, स्थिर रहना, पेशेंस रखना, है ना, सब चीज़ अपने आप होने लगेगा। और याद रखना कि जीवन में हिम्मत नहीं हारना है, जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जीतने का